नमस्कार। इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डीकोड करने वाले हैं भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट। दरअसल हाल ही में देश के सबसे अहम संस्थानों में कुछ बहुत ही बड़े बदलाव और नई नियुक्तियां हुई हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ कुछ नाम नहीं हैं, ये वो आर्किटेक्ट्स हैं जो आने वाले पूरे दशक के लिए हमारी न्याय व्यवस्था, इकोनॉमी, सुरक्षा और ग्लोबल कूटनीति की नींव को आकार दे रहे हैं। तो आइए आज के इस एक्सप्लेनर में इस नए लीडरशिप मैट्रिक्स को बहुत ही आसान और सिस्टमैटिक तरीके से समझते हैं। चीज़ों को आसान बनाने के लिए आज की इस चर्चा को हम 4 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, लोकतंत्र के स्तंभ। दूसरा, फाइनेंशियल इंजन। तीसरा, साइंस और डिफेंस। और आखिर में राज्य और क्षेत्रीय प्रशासन। तो चलिए बिना देरी किए सीधा पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, लोकतंत्र के स्तंभ यानी न्याय और चुनाव। किसी भी मजबूत लोकतंत्र की नींव किन 2 चीजों पर टिकी होती है? बिल्कुल, निष्पक्ष न्याय और पारदर्शी चुनाव। संजीव खन्ना अब मुख्य न्यायाधीश के रूप में देश की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था को लीड कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कंधों पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव करवाने की एक बहुत ही विशाल और सच कहूं तो बेहद जटिल जिम्मेदारी है। करोड़ों वोटर्स वाले इस देश में इन दोनों पिलर्स का सही तालमेल ही तो हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। अब देखिए, सिस्टम को चलाने के लिए बेहतरीन लोग भी तो चाहिए ना। सुखबीर सिंह संधू और प्रीति सूदन यूपीएससी के जरिए देश के भविष्य के नौकरशाहों की पूरी फौज तैयार कर रहे हैं। ये कोई छोटा काम नहीं है। और इस पूरे सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए मुख्य सूचना आयुक्त अमरजीत सिंह जी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ये हमारे देश का वो वॉचडॉग सिस्टम है जो सुनिश्चित करता है कि प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह रहे। और हाँ, जब बात सिस्टम में अनुशासन लाने और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की आती है, तो जांच एजेंसियों का रोल सबसे अहम हो जाता है। प्रवीण सूद के नेतृत्व में सीबीआई लगातार अपना काम कर रही है। देश को मजबूत बनाने के लिए इस जांच ढांचे का शार्प और एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। प्रशासन के बाद आप सीधा चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट पर, देश का फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंजन। मैक्रो इकोनॉमिक्स सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, लेकिन इसे संभालना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। यहाँ हमें एक परफेक्ट तिकड़ी देखने को मिलती है। नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य राजीव गौबा और वित्त सचिव का प्रभार संभाल रहे अजय सेठ, ये तीनों मिलकर बैंकिंग रिफॉर्म से लेकर देश की भविष्य की आर्थिक योजनाओं का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। यही वो टीम है जो तय करेगी कि आने वाले सालों में हमारी इकोनॉमी किस रफ्तार से दौड़ेगी। अब जहां नीतियां बन रही हैं, वहां पैसों का हिसाब किताब भी तो रखना होगा। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर केंद्र और राज्यों के बीच फंड्स के बंटवारे का बेहद क्रिटिकल काम देख रहे हैं। इस विशाल काम में उन्हें सीबीडीटी अध्यक्ष रवि अग्रवाल और खर्च व राजस्व का काम देख रहे मनोज गोविल और अरुणीश चावला का सीधा सपोर्ट मिल रहा है। आसान भाषा में कहें तो देश की कमाई और खर्च का बैलेंस यही टीम मेंटेन कर रही है। वैसे आजकल ग्लोबल इकोनॉमी में जैसी उथल-पुथल मची है, उसे देखते हुए हमारे बैंकिंग सिस्टम में स्टेबिलिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टी रविशंकर को आरबीआई डिप्टी गवर्नर के रूप में एक्सटेंशन मिलना इसी स्टेबिलिटी का सबूत है। और साथ ही नए कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार के आने से नई रणनीतियों को एक फ्रेश एनर्जी मिल रही है। चलिए अब इकोनॉमी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं फ्यूचर की, यानी साइंस, डिफेंस और टेक्नोलॉजी की। आज भारत सच में जमीन से लेकर सीधे अंतरिक्ष तक अपनी धाक जमा रहा है। एक तरफ वी नारायणन के नेतृत्व में इसरो ब्रह्मांड के नए रहस्य खोलने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ समीर वी कामत के कार्यकाल विस्तार के साथ डीआरडीओ हमारे डिफेंस सिस्टम को एकदम अभेद्य बना रहा है। ये हमारी सामरिक सुरक्षा और वैज्ञानिक सपनों का एक बहुत ही शानदार संगम है। आजकल स्पेस सेक्टर का मतलब सिर्फ सरकारी मिशन नहीं रह गया है। एस सोमनाथ के मार्गदर्शन में और पवन कुमार गोयनका के जरिए प्राइवेट कंपनियों के लिए भी स्पेस के दरवाजे खोले जा रहे हैं। और हाँ, ऋतु करिधल जैसी शानदार महिला वैज्ञानिकों को मिल रही नई जिम्मेदारियां ये साफ बताती हैं कि भारत के स्पेस मिशन अब कितने डायनामिक हो गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन सभी अलग अलग प्रयासों को एक साथ पिरोने का अहम काम कर रहे हैं। पॉलिसी बनाने से लेकर बॉर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी तक ये एक पूरी की पूरी चेन है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह जहां रणनीतियां तैयार कर रहे हैं, वहीं नलिन प्रभात और नीना सिंह जैसे अधिकारी एनएसजी और सीआईएसएफ के जरिए ग्राउंड जीरो पर मोर्चे को संभाले हुए हैं।
ये नीति और एक्शन का वो कॉम्बिनेशन है जो देश को अंदर से मजबूत रखता है। और ग्लोबल लेवल पर जो टेक और एआई रेवोल्यूशन हो रहा है, उसे हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? सत्य नडेला और सुंदर पिचाई जैसे भारतीय मूल के लीडर्स आज दुनिया भर में एआई के विस्तार को लीड कर रहे हैं। इनका काम सिर्फ ग्लोबल टेक को नहीं बदल रहा, बल्कि हमारे खुद के घरेलू टेक इकोसिस्टम के लिए भी एक बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट कर रहा है। ग्लोबल टेक से वापस लौटते हैं ग्राउंड रियलिटी पर, हमारा चौथा और आखिरी सेगमेंट, स्टेट और रीजनल गवर्नेंस। इतने बड़े और डाइवर्स देश में सब कुछ सेंटर से तो कंट्रोल नहीं हो सकता ना। क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका बहुत अहम होती है। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में काम संभाल रही हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर जैसे बेहद संवेदनशील राज्य में उमर अब्दुल्ला ने कमान संभाली है। पूर्वोत्तर की अहमियत को देखते हुए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के राज्यपाल बने हैं। ये वो लीडर्स हैं जो ग्रासरूट लेवल पर गवर्नेंस को शेप दे रहे हैं। रीजनल पॉलिटिक्स से फिर एक बार ग्लोबल कूटनीति पर नजर डालें तो सबसे जरूरी चीज होती है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। अमिताभ कांत को G20 शेरपा के रूप में फिर से नियुक्त करना इस बात का एकदम साफ संकेत है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने सबसे अनुभवी चेहरों पर भरोसा जता रहा है, ताकि दुनिया भर में भारत की आवाज पूरी बुलंदी से गूंजती रहे। और आखिर में वो संस्थाएं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा भरोसा कायम रखती हैं, चाहे देश के लोगों की पेंशन को सुरक्षित करना हो, कॉरपोरेट दुनिया में वित्तीय पारदर्शिता लानी हो, या फिर लाखों छात्रों के लिए बिना किसी धांधली के परीक्षाएं आयोजित करनी हो, PFRDA, NFRA और NTA के ये नए प्रमुख ही वो लोग हैं जो इस पूरे सिस्टम की अखंडता को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो हमने देखा कि कैसे न्याय, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और कूटनीति हर मोर्चे पर देश को लीड करने के लिए एक नई टीम पूरी तरह से तैयार है। लेकिन पूरी तस्वीर देखने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अनुभवी नौकरशाहों, वैज्ञानिकों और कूटनीतिज्ञों का ये बिल्कुल नया लीडरशिप मैट्रिक्स भारत को अगले दशक के भयंकर ग्लोबल उतार चढ़ाव से निकालते हुए एक असली महाशक्ति बना पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गहराई से विचार करना चाहिए। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहें और तथ्यों को समझते रहें।